नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। यूपीपी की परीक्षा जो प्रस्तावित है, लगभग अब मार्च में जाके परीक्षा होगी, इसके पहले कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, किस तरीके काम करता है, किस तरीके से इसकी जो न्यायिक शक्तियां हैं वो काम करती हैं, किस तरीके से किस चीज पर प्रतिबंध लगाता है, किस चीज को अपनी अधिकारिता क्षेत्र में लेता है। आइए हम आज इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे, पूरा खंगालेंगे सुप्रीम कोर्ट को। पूरा 1, 2, 3 जो भी वीडियो बनेगा पूरा सुप्रीम कोर्ट हम देखेंगे। हमें पढ़ाई के तौर पर तो जानकारी होनी ही चाहिए, वैसे भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें आगे काम करना है। ठीक है, तो आइए हम सर्वोच्च न्यायालय के संक्षिप्त पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके इतिहास को देखते हैं। तो इसका इतिहास 1773 से चालू होता है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन व्यवस्था थी। उस समय 1773 से ये चालू होता है। कलकत्ता में एक रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, जिसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण का नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी नाम दिया गया इसकी स्थापना कब की गई, तो याद रखना 1773 में की गई। किस एक्ट के माध्यम से की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया, तो कलकत्ता में स्थापित किया गया। तो प्रश्न कहीं से भी आए, हर एक चीज तोड़ तोड़ के पढ़िए आप लोग। ठीक है, इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये सभी जो अपराध होते थे, सारी शिकायतें जो आती थी सुनने, जो उसकी सुनवाई करना, उस पर समाधान करना, उसका निपटान करना, किसी भी सूट या कार्य की सुनवाई और निपटान हेतु ये स्थापित किया गया था। इसके बाद मद्रास एवं बंबई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय उस समय थे के द्वारा स्थापित किया गया। मद्रास वाला जो उच्च न्यायालय स्थापित किया गया 1800 में, और बंबई वाला उच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया ये 1823 में स्थापित किया गया। बहरहाल ये बड़े एग्जामों के लिए है, छोटे एग्जामों में इन तर्कों की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये पूछा भी नहीं जाता। यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल में तो ये पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में सर्वोच्च न्यायालय को तथा प्रेसिडेंसी जो शहर थे इसमें पहले चलती थी जिसको बोलते थे सदर अदालत। ठीक है, सदर अदालत को समाप्त कर दिया गया जब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आता है, लागू होता है। ठीक है, उसी समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आ जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय की बैठक होती है, पहली बैठक होती है, वो 28 जनवरी 1950 को पहली बैठक होती है। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, पहली बैठक कब हुई, 1950, किस तारीख को, 28 जनवरी को। भारतीय संविधान में भाग 5 है। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। संघीय अध्याय 6 में संघीय न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भी किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आ सकता है किस भाग में रखा गया है, कभी कभी प्रश्न आ सकता है अनुच्छेद कितने से लेकर कितने तक भारतीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, तो इस तरीके से भी तोड़ मरोड़ के प्रश्न आते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां एवं जो भी प्रक्रियाएं हैं इसके अंतर्गत आती हैं। जजों की नियुक्ति किस प्रक्रिया द्वारा होगी, उसके बाद जो है अन्य जजों की नियुक्ति कैसे होगी, तो हर एक चीज जो इसकी अपनी प्रक्रिया है, तो यहाँ से सब आती है। ठीक है, अनुच्छेद 124(1) की बात करते हैं के तहत भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक सीजेआई जिसको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। ये मूल संविधान की बात की गई थी। ठीक है, अभी तो ज्यादा हैं।
मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की बात की गई थी। इस बात का भी ध्यान रखना। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो है 31 न्यायाधीश होते हैं 7 के बाद, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की चर्चा सामने आती है। फिर अभी और आगे देखेंगे तो 2019 में जो न्यायाधीश थे इनकी संख्या जो है बढ़ जाती है, 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की जाती है। इसने मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्तियों को 31 से बढ़ा करके 34 कर दिया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। अब जो संख्या है अब वो 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि कितने न्यायाधीश वर्तमान में कार्यरत हैं या कितने जो अधिनियम आया था कितने न्यायाधीश बढ़ाए गए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस बात का भी ध्यान रखना। यदि राष्ट्रपति आवश्यकता समझता है तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह भी लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ प्रश्न आ सकता है। अभी प्रश्न के किस तरीके से आता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अभी अनुच्छेद चालू करेंगे बाद में। अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों की बात कर रहे हैं कि ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। यदि वह आवश्यक समझता है मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। इस बात का ध्यान रखना। वर्ष 1950 से लेकर के 1973 तक की अगर हम बात करते हैं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती थी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा चल रही थी। लेकिन 73 के बाद ये परंपरा टूटती है। इस परंपरा का उल्लंघन किया जाता है जब उस समय 3 वरिष्ठ न्यायाधीश को छोड़ करके एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। 50 से लेकर के 73 में ये व्यवस्था तोड़ी जाती। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 124 जिसमें कहा गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। जो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 में किया गया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रश्न यहाँ से बहुत सिंपल आता है, बहुत ही आराम से प्रश्न आएगा। पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 124 में। इसमें जो पहली बात है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर ये बनेगा, ठीक है। 124 में ये बात कही गई है। हमारे मूल संविधान में ये बात है 1-7। ये कॉन्सेप्ट याद रखना 1+7 का, ठीक है। दूसरी बात इसमें कही जाती है उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। इसमें अधिकतम सीमा दी गई है 65 वर्ष, न्यूनतम की बात नहीं की गई है यहाँ पे, लेकिन अधिकतम 65 वर्ष। तीसरी बात इसमें कही गई है कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हत होगा जब पहली बात भारत का नागरिक होगा, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 5 वर्ष, याद रखना 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरी बात, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो। तीसरी बात, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता हो, उसी को नियुक्त किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार
या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना अनिवार्य है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना है तो संसद उसे अपने विशेष बहुमत की बात की जा रही है यहाँ पे कि विशेष बहुमत से प्रस्तावित प्रस्ताव के द्वारा ही हटा सकती है, लेकिन जब तक साबित कदाचार और असमर्थता सामने ना आए तब तक नहीं हटाई जा सकती। तब तक 65 वर्ष तक कोई भी, चाहे सीजेआई हो चाहे अन्य जज हो, उनके वो बने रहेंगे। अनुच्छेद 125 की बात करते हैं तो इसमें न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें पहली बात कही गई है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा, ऐसे वेतन प्रदान किए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार कोई उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतन का संदाय दूसरी अनुसूची द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात इसमें कही गई है, प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थित, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा, ठीक है, या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किया जाए, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते तब तक ऐसे विशेषाधिकार, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है उसका ये हकदार होगा। ठीक है। संसद विधि द्वारा यदि बनाती है तो जो संसद बनाएगी उसका हकदार होगा, नहीं तो दूसरी अनुसूची में जो इसके विशेषाधिकार दिए गए हैं, वेतन भत्ते दिए गए हैं, उसका ये लाभ उठाएगा। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखना। पूछा जा सकता है अनुसूचियों से जब प्रश्न आता है तो इसी प्रकार की न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा अधिकारों की जो बात की गई है किस अनुसूची में की गई है, तो याद रखना दूसरी अनुसूची में इस बात का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, थोड़ी कठिन भाषा संविधान की जरूर है, लेकिन आप लोग ध्यान से अगर सुनेंगे, एक आप लोग बेयर एक्ट ले लीजिए, सबसे पहली चीज, बढ़िया किताब है। परंतु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थित, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। जो भी वेतन निर्धारित किए गए, जो भी भत्ते निर्धारित किए गए, जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं शुरू में, वो उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 126 की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात हो रही है। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात होती है, वैसे सीजेआई और अन्य जज की बात की जा रही है। तो जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो, जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित हो, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होने के कारण, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, वो उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। बस इतनी सी बात है। अनुच्छेद 127 की बात करते हैं तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है पहली बात कि यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, ध्यान रखना राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, ठीक है, उच्च न्यायालय के जो सीजेआई होंगे उनसे परामर्श करने के पश्चात ही उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, उसके योग्य हो, जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नाम निर्दिष्ट करे। ठीक है। न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। इस बात का भी ध्यान रखना। अब सिंपल में आप लोग समझ लीजिए कि जब गणपूर्ति नहीं पूरी हो रही है, जब बैठक में जज नहीं पूरे हो रहे हैं, उस समय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सहमति लेकर के किसी भी राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय के
किसी भी जज को नाम निर्दिष्ट करेगा, लेकिन इस नाम निर्दिष्ट होने से पहले वह उस राज्य के संबंधित जो राज्य है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, फिर उसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए उससे अनुरोध करेगा कि हमारे यहाँ आइए, आप हमारे गणपूर्ति में शामिल होइए, आपको पूरा विशेषाधिकार मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो जिसके स्थान पे आप जा रहे हैं वहाँ की गणपूर्ति आप लोग पूरी कीजिए। ठीक है। दूसरी बात इसमें कही गई, इस प्रकार नामोदिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वो अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्वकता से दे करके उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित की गई है उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित हो, और जब तक वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी आधिकारिक शक्तियां और विशेषाधिकार उसे प्राप्त होंगे। वह उक्त न्यायाधीशों के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। बस इतनी सी बात है, इसमें ज़्यादा नहीं है। अनुच्छेद 128 पे बात करेंगे। अब अनुच्छेद 128 में जो प्रावधान किया गया उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात की गई। यहाँ सेवानिवृत्त भी बुलाए जाते हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति के सहमति से, पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय के फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों का पद धारण कर चुका हो, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो, ठीक है, सेवानिवृत्ति जो उसके बाद वो अपने सेवा से निवृत्त हो चुका हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हत है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध करेगा। कौन करेगा? CJI करेगा। ठीक है, किसकी सहमति से? राष्ट्रपति की सहमति से। इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का वो हकदार होगा जो सेवानिवृत्ति है न्यायाधीश है, वो इस वेतन भत्ते का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश करे या अपने आदेश द्वारा अवधारित करे, और उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां, विशेषाधिकार उसको प्राप्त होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय के न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। वो न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो चुका है। पहले था, जहां जिस भी न्यायालय में रहा होगा, उच्च न्यायालय या फेडरल न्यायालय में पहले था, लेकिन अब उससे अनुरोध के तौर पर, गणपूर्ति के तौर पर उसे बुलाया जा रहा है कि आप आइए, आपको हमारे यहाँ जो है आप हमारी गणपूर्ति में शामिल होइए। इसका जो प्रावधान किया गया है 128 में किया गया है, वो जाएगा वहाँ पे गणपूर्ति पूरी करेगा, तो उसको जो अन्य जजों का विशेषाधिकार है वही विशेषाधिकार उसको भी मिलेंगे, भत्तों का वही भत्तों का हकदार होगा, वही जो उस समय जो उस दौरान उसको अन्य शक्तियाँ मिलेंगी, अधिकारिता शक्तियाँ मिलेंगी, न्यायाधीशों की सभी जो अधिकारिता शक्तियाँ होती हैं उसको प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। इसके बाद हम आर्टिकल 129 पे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो भी बच्चे बड़े एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं वो एक बेयर एक्ट ले लें, उस बेयर एक्ट को पढ़ लें, क्योंकि फिर हम अप्रैल से एक नया बैच चालू करेंगे संविधान का, और पूरी पॉलिटी उसी में समाप्त करेंगे। अनुच्छेद 129 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां उसी के पास हैं। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान की बात की गई है कि उच्चतम न्यायालय होगा कहाँ, तो इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर विहित करे। ठीक है, अनुच्छेद 131 की बात करते हैं तो इसमें उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है। इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए, पहली बात, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य के बीच, या राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, दो या दो अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद
को लेकर यदि बहस छिड़ती है तो जहां तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न छुपा है जिस पर किसी विधिक अधिकार का विस्तार किया जा सके, विस्तार निर्भर हो, ठीक है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके सुप्रीम कोर्ट मामला अपने पास मंगा सकती है। परंतु उक्त का अधिकारिता विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, ध्यान से सुनना, संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद, वैसे ही अन्य लिखित से उत्पन्न जो प्रमाणित हो चुका हो, ठीक है, जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, जो यह उपबंध करती है कि उक्त का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। यहां सुप्रीम कोर्ट पहल नहीं करेगी, ठीक है। तो याद रखना, अनुच्छेद 132 की बात करते हैं। 132 में कहा गया कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, इस बात की चर्चा 132 में की गई है। जो प्रावधान किया गया है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, ये प्रावधान 132 में किया गया। इसमें पहली बात कही गई है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय या सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई प्रश्न छुपा हुआ है, तब वह कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, ऐसे मुकदमे लेकर जाए जाते हैं। 134 का के अधीन की बात कर रहा है कि 134 का में हाई कोर्ट ने प्रमाणित करके दिया है कि इसमें कोई विधिक मामला ऐसे अंतर्विष्ट है जो सुप्रीम कोर्ट इस विधिक मामले का विस्तार कर सकता है। ऐसे मामले कहाँ पे जाएंगे, तो ऐसे मामले हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सब कुछ आसान है, थोड़ी भाषा टफ जरूर है। दूसरी बात, जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील करेगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। 134 का प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास, तो वो ले जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में अपना मुकदमा दायर करेगा और बताएगा पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है, जो भी निर्णय, डिक्री आदि आई है ये गलत आई है, इसका विस्तार करे सुप्रीम कोर्ट, इसका जो भी अपना वो निश्चित करेगा किस तरीके से विस्तार होगा, किस तरीके से हाँ डिग्री गलत है या सही है, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ठीक है। पक्षकार होना जरूरी है, अगर पक्षकार नहीं होगा तो ये मामला जाएगा कैसे, इसीलिए पक्षकार का होना भी जरूरी है। अब बाकी हाई कोर्ट मामला रफा दफा करके देगा ही कि 134 का के अधीन ये मामला विधिक अधिकार, इसके अंदर जो विधिक मामला छुपा है ये मामला आपके पास जाना चाहिए। तो इसी तरीके सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपका किस तरीके से वहाँ जा सकते हैं इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि अब तो हर जगह संविधान पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले वाले वकील तो चूतिया बनाते थे कि इधर ले आओ उधर ले आओ, इसको लगाना उसको लगाना। तो ये लगाना उगाने की बात ख़त्म कीजिए। आप लोग खुद इतने काबिल हैं कि खुद पढ़िए, खुद जाइए। जो भी अराजक तत्व आप लोगों को धमकी दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन अराजक तत्वों को बता दीजिए कि हमारे पास भी इतनी जानकारी है, हम भी क्या होना चाहिए, हम भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे इसके बाद अनुच्छेद 133 पे। जो भी बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि बेयर एक्ट लेकर के अब टाइम मिल गया है, पढ़ डालें। अनुच्छेद 133 पे आइए शुरुआत करते हैं। उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता।
ठीक है, सिविल मामलों में बात करेगा। इसमें पहली बात, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय अंतिम आदेश अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन, यहाँ भी वही प्रमाणित करेगा कि इसमें कोई विधिक मामला छुपा हुआ है, इसमें कोई विधि का प्रश्न छुपा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को उठाएगा। इसमें कहा गया है कि उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई प्रश्न अंतर्विष्ट है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। तो सिविल मामले कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यदि हाई कोर्ट ने ये प्रमाण पत्र या प्रमाणित करके दिया है तभी, ना तो इतने बड़े भारत देश में कितने मामले ऐसे चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट देख भी नहीं पाएगा। हाई कोर्ट वही मामला भेजता है जिसमें कोई विधिक प्रश्न छिपा हुआ है, या फिर न्यायालय किसी को, अभी बात करेंगे क्रिमिनल मामले की भी कि किस तरीके से किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है, तो जिला न्यायालय से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये मामले भी ऐसे हैं। यहाँ सिविल मामलों में जो बात की गई है कि इसमें भी अंतर्विष्ट प्रश्न होना जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये संविधान है, थोड़ी भाषा इसकी कठिन जरूर है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि ध्यान से सुनिए, बहुत ढंग से सुनते जाइए, क्योंकि संविधान की भाषा एक बार तो लगेगा गढ़ती है, मुझे याद हो जाएगी, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो यदि तोड़ मरोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आपके सामने आनी ही आनी है। इसलिए तोड़ मरोड़ के इसको पढ़ते रहिए। अनुच्छेद 134 में दांडिक विषय क्रिमिनल मामले आ जाते हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे जो क्रिमिनल मामले हैं वो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय की दंडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश, दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। यदि वही बात यहाँ भी, यदि उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया या उसको मृत्यु दंडादेश दे दिया। ठीक है, अब समझ में आई बात। अब यहाँ जिला न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त कर रहा है और हाई कोर्ट अपने पास मामला मंगाता है और उसको पलट देता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दूसरी बात, उस उच्च न्यायालय में ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्धि दोष ठहराया और उसको मृत्यु दंड दे दिया, तो ऐसे मामले क्या होंगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। कि वहां से मामला आया, कुछ और बात थी जिला न्यायालय में, यहाँ वो मामला पलट गया, यहाँ पे मृत्यु दंड दे दिया गया, आजीवन कारावास दे दिया गया या फांसी दे दी गई। फिर ऐसे मामले को पक्षकार, क्या इसमें भी पक्षकार का होना जरूरी है? जिसको दंड मिल रहा है वो पक्षकार ही है, इसमें भी पक्षकार का होना जरूरी है। वही मामले को उठाएगा और लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ अपील करेगा, वहाँ अपील दायर करेगा अपने किसी वकील के माध्यम से, स्वयं नहीं दायर कर सकता, किसी न किसी को वकील चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आज इतना ही। इतने पर हम जो चर्चा किए हैं, 2 बार से 3 बार वीडियो आप लोग देखिए। अगर आप एक बार से दूसरी बार तत्काल देखेंगे तो जरूर याद होगा। इसके साथ साथ आप लोग बेयर एक्ट की एक किताब रखिए, वीडियो के साथ साथ चलते रहिए, एक बार स्वयं पढ़िए, फिर बाद में जब हमारा वीडियो प्ले कीजिए बेयर एक्ट सामने रखिए, धीरे धीरे अपने आप तोड़ मरोड़ के याद हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेदों को तोड़ने का तरीका आना चाहिए, किस तरीके से अनुच्छेद तोड़े जाते हैं। यदि आप लोग अनुच्छेद को तोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े हैं, कितना याद करोगे? तोड़ के छोटा छोटा करके पढ़ाई कीजिए, अपने आप याद होता चला जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में इतनी